हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन लॉजिक का टॉपिक जो ऑलरेडी चल रहा था। ओके, इसका हम लोग 3 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। लास्ट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज आज हम लोग करेंगे जो कि है शब्द। ओके, इसको वर्बल टेस्टिमनी भी कहते हैं। ये हिंदी का टर्म है और ये इंग्लिश का टर्म है। 6 सोर्स ऑफ नॉलेज है, 6 सोर्स हैं जिनके ज़रिए हम नॉलेज को डिराइव करते हैं, एक्वायर करते हैं, जिसमें से 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज था और 2 इनवैलिड था। तो 3 ऑलरेडी कर लिया है हम लोग ने, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड उपमान। आज हम लोग चौथा सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज करेंगे जो कि है शब्द। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द, ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? वर्बल टेस्टिमनी। रिमेंबर, आपको दोनों वर्ड्स याद होने चाहिए, इंग्लिश भी एज वेल एज हिंदी भी, क्योंकि दोनों वर्ड्स से क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं एग्जाम में। ओके, तो हम जानते हैं कि शब्द है क्या। सी, अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो शब्द है वो क्या है? मेरा 4th सोर्स ऑफ नॉलेज है और ये लास्ट सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। ओके, याद रखना, 4th है, 4th सोर्स ऑफ नॉलेज है और लास्ट सोर्स ऑफ क्या है? वैलिड नॉलेज है। शब्द है क्या? शब्द का मतलब है क्या? शब्द मतलब होता है कि एक ऑथेंटिक नॉलेज मिले हमको, किसके द्वारा? या तो कोई बोला हो या कोई लिख के गया हो। ओके, ऑथेंटिक नॉलेज फ्रॉम स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। गेनिंग ऑथेंटिक नॉलेज फ्रॉम स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। ऑथेंटिक मतलब क्या हुआ? जो एकदम एप्ट है, एकदम सही है। ठीक है, जो एकदम सही है उसको कहते हैं ऑथेंटिक, जो एकदम एक्यूरेट है। नॉलेज फ्रॉम स्पोकन, स्पोकन मीन्स बोला गया, और रिटन मीन्स लिखा हुआ। या तो कोई बोल के गया हो या कोई लिख के गया हो। अगर उसके ज़रिए मेरे को नॉलेज मिल रहा है, अगर हम उसके थ्रू नॉलेज को गेन कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो शब्द कहलाता है। ओके, क्लियर हो गया? शब्द मीन्स रिलाइंग ऑन वर्ड, या तो वर्ड पे रिलाई करते हो स्पोकन वर्ड पे, या तो आप रिटन वर्ड पे आप रिलाई करते हो, वो होता है शब्द। अब देखते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं मेरे, ये कैसे डिराइव होते हैं। मीन्स कौन इनको बोल के गया या किसने कहा। तो इसमें जो होता है वर्ड, इसमें 2 आते हैं। एक तो वाक्य होता है, एक वर्ड्स होता है, और एक होता है आप्ता वाक्य। ये 3 चीज़ हम पढ़ेंगे, इसमें 3 कंपोनेंट्स। ओके, पहला है वाक्य। वाक्य क्या है मेरा? इसको हम अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा वाक्य। हिंदी में हमने पढ़ा वाक्य क्या है? एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट होता है हमारा वाक्य। और सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। शब्दों के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। एक वाक्य को शब्दों के जो कलेक्शन होता है, जो संग्रह होता है, उसके रूप में इसको डिस्क्राइब किया गया है। किसको? सेंटेंस को। अ सेंटेंस इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स।
ओके, वाक्य समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड्स। सेकंड नंबर क्या है मेरा? वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? शब्द होता है। और शब्द को हम कैसे डिफाइन करेंगे? शब्द को हम ऐसे डिफाइन करेंगे जो उसके बारे में एक प्रॉपर वर्ड दे, एक प्रॉपर अर्थ दे। मीन्स जो कन्वे कर पाए प्रॉपर उसके मीनिंग को, कन्वे इट्स मीनिंग। जो भी मेरा जो वर्ड्स है, अगर जैसे हम बोलेंगे कि गो, तो गो मतलब क्या हुआ? जाना। तो गो क्या है? एक वर्ड है। ये प्रॉपर क्या कर रहा है? कन्वे कर रहा है एक मीनिंग को, एक डेफिनेशन को, जिसका मतलब होता है जाना। जाना मीन्स चले जाओ, तो वो होता है वर्ड्स। थर्ड आता है हमारा आपता वाक्य। वाक्य अभी हमने तुरंत ऊपर में समझा, वाक्य क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। और आपता क्या होता है? दोज हु ऑलवेज टेल द ट्रुथ। दोज पीपल हु ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ, जो हमेशा सच बोले। वैसे इंसान, वैसे व्यक्ति जो हमेशा सच बोले, उसको कहते हैं हम आपता। तो आपता वाक्य क्या हो गया? वैसा स्टेटमेंट जो किसी सही पर्सन द्वारा बोला गया है। वैसा स्टेटमेंट जो किसी सही पर्सन द्वारा बोला गया है, उसको कहते हैं आपता वाक्य। तो आपता वाक्य कौन होते हैं? जैसे पहले के टाइम में महर्षि लोग, गुरुजी लोग होते थे ना, जो शिक्षा प्रदान करते थे गुरुकुल वगैरह में। तो अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उनके जो बच्चे हैं, विद्यार्थी, वो उनकी बात को मानते थे। वो यही समझते थे कि अच्छा गुरुजी ने कहा है तो इसका मतलब एकदम सही होगा, उन्होंने जो बोला सच बोला है। तो आपता वाक्य क्या होता है? वैसे सेंटेंस जो किसी इंसान द्वारा बोले गए हैं जो एकदम सच हो। जो महर्षि, जो गुरु, वैसे इंसानों द्वारा बोला गया जो सेंटेंस होता है, उसको कहते हैं आपता वाक्य। ठीक है। और शब्द एक ऐसा वैलिड होना चाहिए कि जिसका मीनिंग भी प्रॉपर तरीके से डिराइव हो और लोगों को समझ में भी आए, वो होता है मेरा शब्द। चलो, ये हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। जो शब्द, जो वर्ड है, इसका कुछ कंडीशंस होता है। कंडीशंस देखेंगे। चार कंडीशंस होते हैं, 4 कंडीशंस होते हैं। कि कंडीशंस मीन्स ये सारी अगर हम ये जो चार जो चीज़ें हैं वो एक वर्ड में मौजूद होनी चाहिए, तभी वो जो वर्ड है वो ऑथेंटिक होगा। जो 4 कंडीशंस हैं वो इसमें आपको इंक्लूड होने ही चाहिए। आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, कोई भी वर्ड बोल रहे हो, तो उसमें ये 4 चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। ये इसकी क्या दिखाएगा? ऑथेंटिसिटी दिखाएगा। तो देखते हैं 4 कंडीशंस कौन कौन से हैं। पहला है आकांक्षा। सेकंड है योग्यता। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाओगे ना तो याद हो जाएगा आपको। सानिधि। और फोर्थ है मेरा तात्पर्य। तात्पर्य। ओके, ये इसके इंग्लिश टर्म्स हैं, आकांक्षा, योग्यता, सानिधि, तात्पर्य। और इसी का हिंदी क्या हो गया? आप हिंदी में कैसे लिखोगे? आकांक्षा, योग्यता, सानिधि, तात्पर्य। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। फर्स्ट है हमारा आकांक्षा। इसको सिंपल टर्म्स में, और याद रखना कि ये जो है, ये जो सीक्वेंस है, आपको इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले आकांक्षा होगा, सेकंड में योग्यता, थर्ड में सानिध्य, फोर्थ में तात्पर्य। आकांक्षा, इसका क्या मतलब होता है कि जब भी कोई जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, जो वर्ड्स बोल रहे हैं, वो सेंसफुल हो, मीन्स उसका कुछ सेंस हो। ओके, वो ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप हम कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हॉर्स
गो, बुल, वॉल, जाइंट। ये एक स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। ये सेंटेंस का कोई मीनिंग डेराइव होके आ रहा है, निकल रहा है क्या कोई मीनिंग? हॉर्स, गो, बुल, वॉल, जाइंट, कुछ मीनिंग डेराइव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मेरा स्टेटमेंट या मेरा जो वर्ड है वो ऐसा होना चाहिए कि उसका एक प्रॉपर मीनिंग डेराइव हो, ठीक है, आपको लॉजिक मिले, सेंटेंस का जो है वो लॉजिक मिले। ऐसा नहीं है कि कोई अनरिलेटेड वर्ड्स नहीं हो, जितने भी मेरे पास जो वर्ड्स हों वो आपस में हम उनको रिलेट कर पाएँ और एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम कर पाएँ। ये होता है आकांक्षा। इट इज़ द, इंग्लिश में अगर हम देखें तो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द वर्ड्स टू बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, कि जो भी मेरा सेंटेंस डिराइव हो रहा है वो प्रॉपर एक मीनिंग डिराइव करे, ठीक है, एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट निकल के आए जिसका मीनिंग डिराइव हो, उस वर्ड्स में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये होता है मेरा आकांक्षा। समझ में आया आपको क्या है आकांक्षा? चल, बहुत डेप्थ में चीज़ें नहीं समझनी है, आपको ऊपर से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ये सारे टर्म्स के बेसिक। कोई भी सेंटेंस आपको फ्रेम करके दे देगा एंड यू हैव टू फाइंड कि ये कौन से कंपोनेंट्स में आता है, इसका क्या कौन से कंडीशन में आता है, आकांक्षा है, योग्यता है, तात्पर्य है, क्या है। तो आपको एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए, उस टर्म के बारे में, एज वेल एज उसका एक दो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। नाउ सेकंड है मेरा योग्यता। ठीक है, योग्यता में क्या है, सिंपली इसका मीनिंग है कि जो भी मेरा जो वर्ड्स है वो कॉन्ट्रेडिक्ट ना करे आपस में, वो कॉन्ट्रेडिक्ट ना हो, मीन्स वो नॉन कॉन्ट्रेडिक्टरी हो। जैसे अगर हम बोलेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखेंगे कि इफ़ यू आर feeling thirsty you should drink fire। एग्जाम्पल है, अगर आप इफ़ यू आर फीलिंग थर्स्टी, अगर आपको प्यास लग रही है तो आपको फायर पीना चाहिए। तो क्या ये सेंटेंस सही है आपके अकॉर्डिंग? आप खुद ही पढ़ो, ऐसा कोई सेंटेंस होता है कि जो बिना कॉन्ट्रेडिक्ट करे? अगर आपको प्यास लगी है तो आप फायर पियो। क्या हम लोग फायर पीते हैं? नहीं, हम लोग क्या पीते हैं? हम लोग पानी पीते हैं। अगर हमें प्यास लगती है तो हम लिक्विड फॉर्म में क्या हमें पानी मिलता है, या जूस जो हम चाहें वो पीते लिक्विड फॉर्म में, हम फायर तो नहीं पीते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट अगर वाटर हटा दिया जाए, ये पूरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है। मीन्स एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि हमको प्यास लग रही है और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हमको क्या पीना है? आग पीना है। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट मेरा क्या कर रहा है? कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। योग्यता में कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं होना चाहिए, नॉन कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट होना चाहिए। द वर्ड्स शुड पोसेस द फिटनेस टू कन्वे द सेंस एंड शुड नॉट कॉन्ट्रेडिक्ट द मीनिंग। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, द वर्ड्स शुड possess the fitness to convey the sense and should not contradict the meaning। कि जो भी मेरा जो वर्ड है वो फिट हो, सेंसफुल हो और कॉन्ट्रेडिक्ट ना करे, उसके मीनिंग को वो कॉन्ट्रेडिक्ट ना करे। शुड नॉट कॉन्ट्रेडिक्ट द मीनिंग। ये स्टेटमेंट सही, अगर आप देखोगे ये स्टेटमेंट एकदम सही लिखा है, इफ़ यू आर फीलिंग थर्स्टी यू शुड ड्रिंक फायर। लेकिन फायर क्या है? ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है किसको? वाटर को। तो इसीलिए कि सेंसफुल भी होना चाहिए, फिट भी होना चाहिए और कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए उसके मीनिंग को।
सो दिस इज ऑल योर योग्यता, इसी को हम क्या कहते हैं, योग्यता कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड क्या है मेरा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, थर्ड है मेरा सानिधि। सानिधि क्या होता है, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सानिधि होता है कि जो भी हम लिख रहे हैं रिटन फॉर्म में, जो भी हम लिख रहे हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं हो, वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग हम डिराइव कर पाए। जैसे अगर हम लिख रहे हैं सिंपली, अगर हम लिख रहे हैं आइसक्रीम, सॉरी ये नहीं होगा, वेट, अगर हम लिख रहे हैं जैसे सिट डाउन, एक तरफ तो हम लिख रहे हैं सिट, एक तरफ लिख रहे हैं डाउन, तो अगर सिट लिखेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, बैठ जाओ। कहाँ बैठो, ऊपर साइड बैठो, नीचे साइड बैठो, कहाँ बैठो, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन डाउन क्या है, डाउन एकदम अलग है, मीन्स नीचे। तो अगर हम एक साथ लिखेंगे सिट डाउन, इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि हमको नीचे बैठना है। ठीक है, वी हैव टू सिट डाउन, हमको नीचे ज़मीन पे बैठना है। तो जो मेरा जो वर्ड्स है वो इतने डिस्टेंस पे नहीं हो कि उसका मीनिंग ही नहीं डिराइव कर पाए हम, या इतना क्लोज भी नहीं हो कि उसका मीनिंग ना निकल पाए सही से। ठीक है, अब सपोज हम बोल रहे हैं अगर हम बोल रहे हैं लेट मी डू दिस, ओके, ये सारे वर्ड्स क्या, ये सारे वर्ड्स एकदम सटे हुए हैं, तो हम क्या इसका मीनिंग ठीक से डिराइव कर पा रहे हैं, नहीं डिराइव कर पा रहे। लेकिन अगर हम इन्हीं को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे लेट मी डू दिस, इसका क्या मतलब होगा कि मुझे ये काम करने दो, मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस। सो वर्ड्स की प्रॉक्सिमिटी जो होता है, प्रॉक्सिमिटी हम लोग ने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था, टीचिंग में भी पढ़ा था। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, स्पेस डिस्टेंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, पढ़ा था ना हमने। तो प्रॉक्सिमिटी सही होनी चाहिए, मीन्स डिस्टेंस पे अगर कोई वर्ड है, कोई स्टेटमेंट है, जो वर्ड है, अगर हमको डिस्टेंस पे बोलना है, लिखना है, तो उसको डिस्टेंस पे करके लिखेंगे, या अगर एक साथ लिखना है तो एक साथ करके लिखेंगे, जिससे कि उसका मीनिंग सही तरीके से डिराइव हो। तो इट्स ऑल अबाउट प्रॉक्सिमिटी। सानिधि में क्या है, प्रॉक्सिमिटी की बात होती है। ठीक है, कि उसका मीनिंग हमको प्रॉपर तरीके से डिराइव हो, समझ में आए। चलो लास्ट होता है इसका तात्पर्य। तात्पर्य क्या होता है कि स्पीकर का क्या इंटेंशन है, जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, जो आपता है, जो बोल रहा है, उसका क्या इंटेंशन है। इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, जैसे इसका अगर एग्जांपल देंगे, सपोज अगर हम बोलें कि मेरे सर पे मत खड़े रहो, जैसे अगर आप बैठे हो सोफ़े पे, कोई आपके बगल में आके खड़ा हो गया, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, मेरे सर पे मत खड़े रहो। तो इसका लिटरली इसका क्या मीनिंग होता है कि वो आपके हेड पे खड़ा है, आपके सर पे खड़ा है। उसने ऐसा कहा, ऐसा तो नहीं कहा ना, उसके कहने का क्या मतलब था कि तुम मेरे बगल में नहीं खड़े हो, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। हमको बहुत हैवीनेस लगता है, बहुत बल्कीनेस लगता है कोई आके खड़ा हो जाता है, तो मतलब इन्वायरमेंट फ्री नहीं लगता है। सो जो इंटेंशन है क्या उसका ये था कि आप उसके सर पे मत खड़े रहो, आप उसके सर पे खड़े हो क्या, ऐसा उसका इंटेंशन था, नहीं। तो उसका इंटेंशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, मेरा स्टेटमेंट, मेरे वर्ड्स, मेरे सेंटेंसेस क्या कहने चाह रहे हैं, तो उसके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो उसके इंटेंशन को समझना भी क्या है, एक तरह का टास्क है कि वो क्या कहना चाह रहा है। और इसके लिए अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप चीज़ों को समझते हो, तो आप इजीली टैकल कर पाओगे कि हाँ वो कहना क्या चाह रहा है। सो ये होता है तात्पर्य। सो ये हमारे
4 इसके कंडीशंस थे। पहला आकांक्षा, सेकंड योग्यता, थर्ड सानिधि और फोर्थ तात्पर्य। और इन्हीं सबसे क्या आता है, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये था हमारा आज का शब्दा का आज का टॉपिक। बेसिक सी चीज़ें थी इसमें शब्दा में, जो कि हम लोग ने अभी कवर कर लिया है। ओके, सो आज हम लोग ने शब्दा पढ़ा। इसके 2 क्लासिफिकेशन है। मैंने उसमें प्रत्यक्ष में ऑलरेडी करा दिया है, इसीलिए मैं नहीं करा रही हूँ, बट आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। जब न्याय स्कूल हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में प्रत्यक्ष का, तो उसमें ऑलरेडी मैंने करा दिया था लौकिक अलौकिक। आपको ध्यान होगा अगर जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, जिसमें लौकिक आता है, जिसको हम सेक्युलर भी कहते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। यहाँ पे लिंक डाल दूँगी, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। देन सेकंड आता है ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें 2 कैटेगरीज आते हैं। पहला कैटेगरी आता है परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट्स। परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट्स जिसको हम दृष्टता कहते हैं। दृष्टता जिसको हम कहते हैं, ठीक है। दृष्टता मतलब क्या हुआ, दृष्टि क्या होता है, जिसको आप देखते हो, देख सकते हो, उसको कहते हैं दृष्टि। कहते हैं ना उसकी दृष्टि बहुत तेज़ है, मीन्स उसकी नज़र बहुत तेज़ है। तो दृष्टता वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं जिसको हम। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोला जाए कि जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ट्रस्टवर्दी पर्सन की बातों को सब लोग ध्यान में रखते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीमार हो, तो आप दवा जो है किससे लोगे? ऑब्वियस है आप दवा डॉक्टर से पूछ के लोगे। या छोटी मोटी बीमारी है, सर्दी है, फ्लू है, कोल्ड है, तो आप कंपाउंडर से पूछ के भी दवा ले सकते हो। सो आप इन दोनों पे रिलाई करते हो, ठीक है। इन दोनों को आप मानते हो, टेस्ट करते हो कि हाँ ये दोनों सही हैं, इसीलिए हम इनसे पूछ के इनके जो भी इनका डिसीजन होगा, अगर बोलेंगे ये दवा लेना है, पैरासीटामोल या डोलो जो भी, तो हम इनके अकॉर्डिंग दवा लेंगे। तो आप टेस्ट करते हो कि चलो हाँ ये दोनों से हम दवा ले सकते हैं। तो बेसिकली दृष्टता क्या होता है? टू टेस्ट करना, प्रेजेंट में रह के अगर आप उस चीज़ को टेस्ट कर पा रहे हो, उसको देख पा रहे हो प्रॉपरली, तो उसको कहते हैं परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट्स। ओके, इसी का ऑपोजिट क्या है? अदृष्टता, जिसको हम कहते हैं इम्परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट्स। अदृष्टता, अदृष्टता मीन्स आप इसको देख नहीं सकते, ये फ्यूचर में होगा। फ्यूचर प्रेडिक्शन, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन सही होगा या गलत होगा कोई नहीं जानता। जब वो फ्यूचर आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही हो सकता है कि नहीं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, बहुत से बाबा के पास बहुत लोग जाते हैं, ठीक है, कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, आप देख दीजिए कब सही होगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपको आने वाले समय में आपको धन भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, सब चीज़ मिलेगा। बहुत से साधु संत महात्मा ऐसे होते हैं जो ऐसा कहते हैं। सो यू डोंट नो कि अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है या फ्यूचर में क्या होने वाला, आपको नहीं पता। उन्होंने कह दिया तो आप मान गए, लेकिन आपके भी अंदर एक रहता है कि हाँ अब वो चीज़ सही होगी कि नहीं होगी, वो जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया है वो आगे जाके सही साबित होगा कि नहीं होगा, आपके अंदर भी ये डर बना रहता है। सो आप फ्यूचर नहीं देख सकते हो, आप प्रेजेंट का बता दोगे, बट आप फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा जब तक आप उसको देख नहीं लेते हो, वेरीफाई नहीं कर लेते हो, यू कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर।
सो ये होता है इम्परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कह सकते हैं। ये किसी सेंट्स या रिलीजियस टेक्स्ट में अगर ऐसा लिखा है या किसी साइंटिस्ट ने ऐसा निकाला है कि हाँ ऐसी होगी, जैसे नासा के बहुत सारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस हुए कि ऐसा हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी, ये वो, तो वो जो प्रेडिक्शन है वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% वो सही होगा या 100% वो गलत होगा, वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है। सो ये जो चीज़ है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इम्परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट्स, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हम बस तुक्का मारते हैं, गेस करते हैं, अजम्पशंस बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। ओके, सो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे मैंने नहीं कराया था, आज करा दिया, बट हाँ सोर्स के बेसिस पे लौकिक और अलौकिक मैंने करा दिया है। ये प्रत्यक्ष वाला जो वीडियो है ना, आप उसमें देखना, आपको उसमें मिल जाएगा। सो येस, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने शब्द भी कंप्लीट कर लिया, जो कि है फोर्थ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। एंड येस, इन आवर नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर जो हमारे 2 इनवैलिड सोर्स ऑफ जो नॉलेज हैं उनको हम कवर करेंगे, अनुपलब्धि कवर करेंगे और नॉन इम्प्लीकेशन एंड नॉन एप्रीहेंशन, ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अर्थपति और अनुपलब्धि। सो मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, वो टेलीग्राम चैनल चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।